Hello everyone, this is Swapnali ma'am. I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to discuss the concept of disaster management and first aid, which is provide to disaster victims from the lesson Environmental Management from 9th standard. In the previous class, we have discussed the solid waste management from this lesson. So the last part of this lesson is disaster management and first aid, which is provided to the disaster victims. So let us start with the first concept. So what is the meaning of disasters? So disasters are the events that leads to the huge loss of life and property. तो इसको हम कहते हैं डिजास्टर्स. सो इसमें अगर मेन हम नेचुरल डिजास्टर्स अगर हम देखते हैं तो उसमें आता है फ्लड्स, देन वेट एंड ड्राई फेमाइन, साइक्लॉन्स, देन अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज. और ये जो भी इवेंट्स होते हैं या ये जो भी डिज़ास्टर्स है, तो ऑल डिज़ास्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सडनली होते हैं, जिसकी वजह से ये जो ह्यूमंस है या जो भी इन्वायरमेंट है तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में ये लॉस क्रिएट करते हैं. सो सच इवेंट्स कैन कॉज सडन चेंजेस इन द इन्वायरमेंट एंड देयर बाय दे कॉज द डैमेज टू इट. जिसकी वजह से जैसे कि हमने जो भी इन्वायरमेंट है वो भी इसकी वजह से जो डैमेज होता है, और जो नेचुरल रिसोर्सेस है जो हमने यूज़ किए हमारे डेवलपमेंट के लिए, तो इसकी वजह से मोस्टली ये इन्वायरमेंट जो है वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से ये डिज़ास्टर जो है, नेचुरल डिज़ास्टर्स मोस्टली ये क्रिएट हो जाते हैं. सो इसकी जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है, इसकी वजह से ये अनएक्सपेक्टेड और सडन डिज़ास्टर्स को हमें क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है. कुछ ऐसे भी डिज़ास्टर्स है जो डिज़ास्टर्स मैनमेड है. सो इसमें अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो मैनमेड डिज़ास्टर्स में सेटिंग ऑफ फायर्स, देन एपिडेमिक्स है, डिफॉरेस्ट्रेशन, पोल्यूशन है. तो ये कुछ रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उसमें फूड पॉइजनिंग के केसेस हो सकते हैं. तो ये जो है ये क्या है, मैनमेड डिज़ास्टर्स है. सो इसमें ये जो डिज़ास्टर्स होते हैं ये ह्यूज अमाउंट में इसकी वजह से लॉस होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का. और ये जो डिज़ास्टर्स है वो सडनली होते हैं, इसकी वजह से इसमें हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसके बारे में. इसकी वजह से जो भी प्रिकॉशंस जिस लेवल पे हमें लेने चाहिए तो उतने प्रिकॉशंस हमें वो प्रिकॉशंस लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है. सो बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज लॉसेस टू द प्रॉपर्टी ऑकर इन द एरिया ऑफ डिज़ास्टर. सो इसमें जो भी डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो हो सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए. बट इसमें जो भी लाइफ होती है उस एरिया में, जो भी पीपल्स है या जो भी इन्वायरमेंट है, तो ये टोटली क्या हो जाता है, डिज़ास्टर्स की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो अगर जो यूनाइटेड नेशंस है तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी है डिज़ास्टर्स की, तो उसमें द डिज़ास्टर इज़ द सडन इवेंट दैट लीड्स टू द ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ये डेफिनेशन यूनाइटेड नेशन ने दी है. तो इसमें जो डिज़ास्टर के टाइप्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर, नेचुरल एंड मैन मेड. देन द नेक्स्ट पार्ट, द फर्स्ट एड टू डिज़ास्टर विक्टिम्स. सो इसमें जो फर्स्ट एड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डेथ. सो इसमें जो जहाँ पर भी ये जो डिज़ास्टर होता है तो यहाँ पे जो भी पीपल्स या जो भी अदर एनिमल्स है तो उनकी जो लाइफ है वो पहले हमें क्या करनी है, सेव करनी है. इसकी वजह से इसको जो फर्स्ट एड है वो विक्टिम को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड इज़ प्रिवेंशन ऑफ डेथ, preventing deterioration of health and starting the process of rehabilitation.
तो रिहैबिलिटेशन ये जो प्रोसेस है ये नेक्स्ट स्टेप है, बट जो फर्स्ट स्टेप होती है तो वो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डेथ है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो लाइफ है उनको क्या करना है, हमें सेव करना है। इसके बाद रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस करनी है। सो हेंस इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू नो द अबाउट द इमरजेंसी मेजर्स और फर्स्ट एड प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड। तो हर एक पर्सन को ये नोन होना चाहिए कि फर्स्ट एड हम उस विक्टिम्स को क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसको हम लाइफ एंड रेस्क्यू सिटेशन कहते हैं, ABC। A stands for airway, then B stands for breathing and C stands for circulation। So ये 3 जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स है फर्स्ट एड के। सो एयरवे में जो है वो उसमें इफ़ द विक्टिम हैज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सो अगर आपको ऐसा वहाँ पे जो जहाँ पे ये डिज़ास्टर हुआ है तो वहाँ पे जो विक्टिम्स हैं उनको अगर डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, तो हमें क्या करना है, उनका जो हेड होता है तो उसको हमें हेड को बैकवर्ड स्लोपिंग पोजीशन में उसको हमें रखना है। नहीं तो हम उसको जो चीन है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट पोजीशन में उसको रख के रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो क्या कर सकते हैं, हम ओपन रख सकते हैं। तो पोजीशन हमें क्या करनी है, चेंज करनी है। उसका हेड जो है वो हमें रेज करना है बैकवर्ड स्लोपिंग पोजीशन में और चीन को थोड़ा सा ऊपर करना है ताकि वो रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो क्या हो सकता है, ओपन रह सकता है। ये एयरवे है। देन नेक्स्ट वन इज ब्रीदिंग। So if breathing has stopped, the victim should be given artificial ventilation by mouth to mouth resuscitation। तो इसमें हमें क्या करना है, माउथ टू माउथ उस विक्टिम को हमें क्या करना है, वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, एयर हमें पास करनी है माउथ से। एंड द थर्ड वन इज सर्कुलेशन। सो अगर विक्टिम जो है अनकॉन्शियस है, सो इसमें अगर ये जो प्रोसेस है इसमें देखिए हमें क्या करना है, आफ्टर गिविंग 2 times माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन हमें हार्ट को प्रेस करना है। मतलब जैसे कि हमने ये कभी देखा होगा कि जो पाल्म होता है तो पाल्म से हमें क्या करना है, चेस्ट पर प्रेस करना है। और ये जो एक्शंस है ये हमें एक्शंस क्या करने हैं, रिपीट करने हैं अबाउट अल्टरनेटली, हमें इसको 15 times रिपीट करना है। इस प्रोसेस को हम और एक नाम देते हैं जैसे कि कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूसिटेशन मतलब CPR। और इसकी वजह से जो सर्कुलेशन की प्रोसेस है वो नॉर्मल हो सकती है। तो इसमें पहले हमें क्या करना है, जो एयरवे के लिए तो हमें पैसेज ओपन रखना है। देन ब्रीदिंग की प्रोसेस में जैसे ही ट्वाइस हम माउथ से उसको जो है वो एयर हम पास करने वाले हैं। देन चेस्ट पे हमें पाल्म से क्या करना है, प्रेस करना है। और ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन की वो हमें क्या करनी है, अल्टरनेटली हमें 15 times रिपीट करनी है। सो इसमें ये जो प्रोसेस होती है तो उसको हम कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूसिटेशन यानी कि CPR कहते हैं। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो ऐसे एक्शन है जो अगर हमें इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन ये जो है वो हमें प्रॉपर हमें करना चाहिए। सो इसमें कुछ स्टेप्स है जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डेंजर। देन इम्प्रूविंग टॉलरेंस, हम उस सिचुएशन को टॉलरेट कर सकते हैं। देन प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिज़ास्टर, दैट मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ हार्मनेस। Then preparation to face the disaster. After that, immediate action in the disaster situation and assessment of damage and intensity of that disaster. Arranging for rescue work and help. And the last one is rehabilitation and rebuilding. तो जहाँ पर ये डिज़ास्टर होता है तो हमें उसको वहाँ पे जो लॉसेस है उसको प्रिवेंट करना है, उसके अगेंस्ट हमें उन लोगों को टॉलरेट करना है। देन जो भी वहाँ पे जो सिचुएशन है तो उसको हमें उनको फेस करने के लिए उनको प्रिपेयर करना है। और लास्ट जो प्रोसेस होती है वो रिहैबिलिटेशन की है एंड रीबिल्डिंग की है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिहैबिलिटेशन यानी कि जैसे पहले सिचुएशन थे तो वैसे हम वहाँ पर ला सकते हैं।
Then the next remedy which is provided to the person which is suffer from the injury like sprains, then twisting and condition. This remedy is called as rice, R for rest, then ice, compression, and last one is elevate. तो ये अगर इंजुरी होती है, ट्विस्टिंग होता है कहाँ पे, बोन्स के जॉइंट्स में, तो इसके लिए राइस रेमेडी प्रोवाइड की जाती है. तो रेस्ट में अलाउ द विक्टिम टू सिट इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन. जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है तो उस हम कह सकते हैं कि वो जो भी ऑर्गन होगा या पार्ट होगा बॉडी का, तो उसको हमें जो मूवमेंट है वो मूवमेंट जो है वो हमें नहीं करनी है. तो इसकी वजह से वो जो विक्टिम है उसको हमें क्या करना है, रिलैक्स पोजीशन में हमें उस विक्टिम को रखना है. देन नेक्स्ट वन आइस. तो आइस पैक जो है वो इंजर्ड पार्ट पर हम अप्लाई करते हैं फॉर 20 मिनट्स एट अ टाइम. Then compression means after the ice pack treatment, the injured part should be massaged gently. तो जो स्वेलिंग है तो उसको रिड्यूस करने के लिए इसको कॉम्प्रेस किया जाता है. नेक्स्ट वन इज एलिवेट. सो इसमें द इंजर्ड पार्ट शुड बी केप्ट इन अ रेस्ट और एलिवेटेड पोजीशन. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इन पिक्चर्स में फर्स्ट वन जैसे कि ये जो लेग का यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो इंजरी हो गई, तो ये जो पार्ट है इंजर्ड पार्ट, तो इसको हमने क्या किया, रेस्टिंग पोजीशन में रखा है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स. नेक्स्ट वन जो आइस का ट्रीटमेंट है, आइस पैक जो हम इंजर्ड पार्ट पर अप्लाई करते हैं, तो इसके बाद हमें आइस पैक की ट्रीटमेंट देने के बाद वो जो भी पार्ट है इंजर्ड पार्ट है तो उसको हमें क्या करना है, कॉम्प्रेस करना है टू रिड्यूस स्वेलिंग. एंड फोर्थ वन जो है एलिवेट, तो हमें उस पार्ट को थोड़ा सा रेस्ट पोजीशन में रखना है इंजर्ड पार्ट को. तो ये जो है ये राइस रेमेडी है जो दी जाती है इंजरीज लाइक स्प्रेन्स, देन ट्विस्टिंग एंड कंट्यूशंस इस कंडीशंस में. तो कुछ और भी ऐसे हमें कुछ नोन फर्स्ट एड के कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए. ABC ये जो है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये इंपॉर्टेंट 3 प्रिंसिपल्स है जिसको लाइफ एंड रेस्क्यूसिटेशन कहा जाता है. बट इन केस जहाँ पे अगर जो विक्टिम है वो जो इंजर्ड हुआ है और वहाँ से अगर बहुत ज़्यादा उस वुंड से ब्लीडिंग होता है, तो उस टाइम पे हमें उस वुंड को क्या करना है, कवर करना है विद एन एंटीसेप्टिक पैड एंड प्रेशर अप्लाई करना है 5 मिनट्स के लिए विद अदर थम और पाल्म. तो ब्लीडिंग को हमें प्रिवेंट करना है, ब्लीडिंग को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है. देन इफ़ फ्रैक्चर हो गया है कहाँ पर, या फिर जो वर्टेब्रल कॉलम है हमारा उस पर अगर इम्पैक्ट हो गया है, तो उस सिचुएशंस में जो पार्ट होता है, जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है, तो उसको हमें इमोबिलाइज्ड रखना है. तो इमोबिलाइज्ड का मतलब होता है कि उसको हमें क्या करना है, मूवमेंट नहीं होने देनी है उस पार्ट की, स्पेसिफिक पार्ट को जहाँ पे ये फ्रैक्चर आया है. सो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एनी अवेलेबल वुडन रॉड्स. मतलब उसको हमें क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जिसकी वजह से वो जो पार्ट है वो पार्ट इमूवेबल रह सकता है. If there is an impact on the back or vertebral column, the patient should be kept immobile on a firm stretcher. अब ये वर्टेब्रल कॉलम के यहाँ पे अगर कुछ इम्पैक्ट आया है या बैक साइड पे, तो वहाँ पे क्या करना है, हमें उस पेशेंट को हमें इमोबिलाइज्ड कंडीशन में रखना है. तो उसके लिए हम स्ट्रेचर को यूज़ कर सकते हैं. एंड इन केस ऑफ बर्न्स, अगर बर्निंग की कंडीशन है, बर्न हुआ है कहाँ पे, तो इसके लिए हमें क्लीन कोल्ड फ्लोइंग वाटर में एटलीस्ट 10 मिनट्स तक वो इंजर्ड पार्ट जो है वो हमें रखना है. तो ये कुछ अदर ऐसे जो इंफॉर्मेशन है जो हमें नोन होनी चाहिए ड्यूरिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट. तो इसमें ड्यूरिंग ब्लीडिंग, फ्रैक्चर अगर कहाँ पे होता है तो उस टाइम पे, एंड बर्निंग कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए ये बताया है. तो नेक्स्ट वन जो है वो है हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम्स और पेशेंट्स.
तो ये भी एक ऐसी कंडीशन है कि अगर उस विक्टिम वहाँ पे अनकॉन्शियस है या फिर फ्रैक्चर्ड है, तो उस सिचुएशंस में हमें उस विक्टिम को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर हम उनको कैसे लेके जा सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट द विक्टिम्स और पेशेंट्स। सो फर्स्ट वन इज क्रैडल मेथड। दिस क्रैडल मेथड इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रंस एंड अंडरवेट विक्टिम्स। तो क्रैडल मेथड का जो पिक्चर है वो देख के आपको समझ में आया होगा। तो ये मेथड सिर्फ हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, फॉर चिल्ड्रंस एंड फॉर अंडरवेट विक्टिम्स, जिनका वेट कम है और जो चिल्ड्रंस है, छोटे बच्चे हैं, तो उनको हम ये क्रैडल मेथड से क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देन द सेकेंड मेथड इज कैरिंग पिगी बैक। तो दिस इज द पिक्चर फॉर कैरिंग पिगी बैक। तो इसमें दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर कैरिंग पेशेंट्स हु आर अनकॉन्शियस। जिन जो पेशेंट जो है या विक्टिम है, तो वो अगर अनकॉन्शियस है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, पिगी बैक पे लेकर उनको वहाँ तक, या ट्रीटमेंट की जो प्लेस है वहाँ तक हम उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज ह्यूमन क्रच मेथड। अभी ह्यूमन क्रच मेथड में अगर हम देखते हैं तो इसमें वन लेग अगर इंजर्ड हुआ है, तो इसको सिर्फ हमें क्या करना है, सपोर्ट देना है। सो इफ वन ऑफ द लेग इज इंजर्ड, द विक्टिम शुड बी सपोर्टेड विथ मिनिमम लोड ऑन द अदर लेग। हमें क्या करना है, एक मिनिमम लोड देना है दूसरे इस लेग पे, और विद द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन हमें क्या करना है, उस विक्टिम को ट्रांसपोर्ट करना है। सो इसमें थर्ड मेथड जो आती है वो है पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड। सो यहाँ पे दिखाया है, ये पुलिंग की मेथड है, और ये जो मेथड है ये क्या है, लिफ्टिंग की मेथड है। सो इन द पुलिंग मेथड सेम वही है कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है, तो उस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस अनकॉन्शियस पेशेंट को आप क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। कैसे, तो उसको आप पुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पुल कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो मेथड है ये क्या है, लिफ्टिंग की, यानी कि उनको क्या किया है, उस पेशेंट को उठाया है। तो इसमें पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड, ये थर्ड मेथड है, सॉरी फोर्थ मेथड है विक्टिम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वहाँ पे सिचुएशन जो है पेशेंट की वो कैसे, उसको कंसिडर करके हम डिफरेंट मेथड्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट मेथड इज कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर। तो 2 पर्सन जो है वो क्या कर सकते हैं, 4 हैंड चेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इमेज में दिखाया है, ये 4 हैंड चेयर है। तो इसमें ऐसे हमें क्या करना है, उसको चेयर के टाइप इसका फॉर्मेशन करना है हैंड से ही, और इस पे उस पेशेंट को हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो दिस इज यूजफुल व्हेन सपोर्ट इज नीडेड फॉर द पार्ट बिलो द वेस्ट। जैसे कि हमने बात की थी कि जो ऐसे कुछ सिचुएशंस में अगर कुछ बैक साइड पे या वर्टेब्रल कॉलम पे अगर कुछ फ्रैक्चर है, तो इसमें अगर हमें वेस्ट के जो बिलो वेस्ट का जो पार्ट है उसको अगर हमें सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर को हमें यूज़ करना है इस मेथड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पेशेंट को। देन द नेक्स्ट वन इज कैरिंग ऑन 2 हैंड चेयर। जैसे अभी हमने 4 हैंड चेयर की बात की थी, वैसे 2 हैंड चेयर, तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस नहीं करना है, सिंपल इसको हमें क्या करना है, 2 हैंड्स होल्ड करने हैं। सो दिस मेथड इज यूजफुल फॉर दोज पेशेंट्स who cannot use their hands but can hold their body upright. So ये ऐसे पेशेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं who cannot use their hands, जो अपने हैंड्स को यूज़ नहीं कर सकते बट कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट। बॉडी को वो मतलब ऐसे पोजीशन में वो बैठ सकते हैं, बट वो अपने हैंड को क्या कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। सो that time we have to use the carrying on 2 hand chair method. Then next one is stretcher. So in case of emergency, if a conventional stretcher is not available,
Then a temporary stretcher can be made using bamboos and blanket. सो ये टेम्पररी स्ट्रेचर हम बना सकते हैं इमरजेंसी केसेस में. सो द फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो अगर हम देखते हैं तो ये कुछ अलग मेथड्स यूज़ करते हैं. सो इसमें 3 पिक्चर्स दिखाए हैं कि ये ऐसे उनको कैरी करते हैं वहाँ पे विक्टिम्स को, क्योंकि जहाँ पे फायर जैसी कंडीशन में डिज़ास्टर होता है तो वहाँ पे जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं तो उनको ये ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं. सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विक्टिम्स और पेशेंट्स. कुछ अदर इमरजेंसी मेजर्स भी है, जैसे कि बोट्स आर यूज्ड बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू रेस्क्यू पीपल ट्रैप्ड इन अ फ्लडेड एरिया. तो अभी देखिए जो हमने बात की थी कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिज़ास्टर्स के, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिज़ास्टर वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है नीड हेल्प की वो भी डिफरेंट होती है. तो जहाँ पे फ्लड की कंडीशंस है तो उस एरिया में बोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं. एंड ये जो बोट्स है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते यूज़ करते हैं फॉर द पीपल boats are used by the civil administration to rescue people trapped in a flooded area. So इसमें इमरजेंसी मेजर्स में वुडन बोर्ड्स, बाम्बू फ्लोट्स, एयर फिल्ड रबर ट्यूब्स फ्रॉम अ टायर कैन बी यूज टू एडवांटेज. सो ये जो है ये पार्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, और जो फर्स्ट एड हम प्रोवाइड करते हैं डिज़ास्टर विक्टिम्स को. तो इसमें हमने जो स्टडी किया डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसमें डेफिनेशन ऑफ डिज़ास्टर. सो जो होमवर्क है उसमें आपको कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म डिज़ास्टर. देन व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, एक्सप्लेन इन डिटेल. उसमें आपको ABC यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये 3 जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज explain the rice remedy which is applied during the injuries like sprains and twisting. This is the third question. Then fourth question is how enlist the methods which are used to transport the victims or patients. So these are the 4 questions which you have to solve in today's homework. This is the last part of this lesson. So today we have completed this lesson, environmental management from 9th standard.